नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने शिक्षक दिवस के मौके पर 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करी। ये सम्मेलन 20 सितंबर तक प्रदेश की 403 विधानसभाओं में आयोजित किया जाएगा। पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन का आगाज किया है। सीएम योगी के साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने प्रयागराज, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने लखनऊ से सम्मेलन का आगाज किया। किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाता था, पढ़ा लिखा नौजवान है, अच्छा खासा उसके पास अनुभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के बहुत सारे लोग तो उसको पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो विजन दिया और विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने उस विजन को अक्षरशः लागू करने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति पर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों की। बहुत गंभीरता से कदम उठाए हैं। उच्च स्तरीय टीम गठित है। डेंगू फैला है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका अंत करने के लिए सरकार कोई कमी शेष नहीं छोड़ेगी। जैसे हम कोरोना से निपट रहे हैं, वैसे डेंगू के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। टॉयलेट बनाने का और बालिकाओं के लिए शौचालय बनाने के लिए सांसदों से आह्वान किया, जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया, लोगों को आह्वान किया मित्रों, और स्वच्छता में उनके आह्वान से 400 करोड़ रुपया उनकी आग्रह पर पहली बार पूरे देश में दिया मित्रों। 400 करोड़ रुपया फ्री में दिया और आज सभी जगह शौचालय है। 6 तस्वीरें आपको अलग अलग क्षेत्र की दिखा रहे हैं। अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह, गाजियाबाद में संजीव बालियान, कानपुर में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली। ठीक लखनऊ में भी, प्रयागराज और वाराणसी में सीएम योगी खुद पहुंचे थे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजन का यहां पर सूत्रधार बने हैं तमाम जो नेता हैं। और इस बीच बसपा और सपा के बाद अब बीजेपी भी प्रबुद्ध जनों को साधने की कवायद में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहे। आज सीएम ने गोरखपुर के रैम्स स्कूल में स्वच्छता महाअभियान का आगाज किया। ये स्वच्छता अभियान 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विशेष अभियान में शामिल सफाई कर्मियों की टोली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए सफाई कर्मियों के सहयोग की तारीफ भी की है। महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखनाथ मंदिर हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में सीएम योगी ने लोगों की फरियाद सुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वस्त किया कि धैर्य रखिए, सभी की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने साथ खड़े कमिश्नर रवि कुमार एनजी और डीएम विजय किरण आनंद से कहा कि लोगों की समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। इस दौरान एक एक करके उन्होंने तकरीबन 150 फरियादियों से उनकी कुर्सियों पर जाकर मुलाकात करी। तो वहीं सीएम योगी ने आज गोरखपुर दौरे के दौरान कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सीएम ने सबसे पहले हमेशा की ही तरह जनता दरबार लगाया। इसके बाद सीएम योगी ने जिले में बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लिया। सीएम ने बीएसएवी इंटर कॉलेज गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी है। इसके बाद सर्वोदय इंटर कॉलेज में भी बाढ़ राहत कार्यों के संबंध में पीड़ितों से बातचीत करी और जिले के बेलवार क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी है। तस्वीरें आपको
4 दिखा रहे हैं, जो कि सीएम योगी के गोरखपुर दौरे को समेटे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने न सिर्फ खेती किसानी बल्कि निजीकरण, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। राकेश टिकैत ने कहा कि अड़ियल सरकार को झुकाने के लिए वोट की चोट बेहद जरूरी है और कहा कि देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। इस दौरान सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने रेल, तेल और हवाई अड्डे सब कुछ बेच दिए। ये हक सरकार को आखिरकार दिया किसने? 5 तस्वीरें किसान आंदोलन को समेटे हुए। उमड़ा किसानों का जन सैलाब और लंगर की व्यवस्था भी यहां पर की गई थी। मंच पर बड़े किसान नेता देखने को मिले हैं, जिसमें राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और 300 किसान यूनियन इकट्ठा हुई थी। किसानों का यूपी कूच। तस्वीरें गाजियाबाद बॉर्डर की हैं, जहां से यूपी कूच किया गया मुजफ्फरनगर में। उसके बाद ये मजमा जुटा है। सड़कों पर ड्राम की स्थितियां बनी रही। 4 तस्वीरें सूबे के अलग अलग हिस्सों की। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। तो वहीं दूसरी ओर महापंचायत को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ से कानपुर रवाना होने के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सदैव किसान के साथ खड़ी रही। हम किसान के हित की हर बात को लेकर उनके साथ हैं, लेकिन वो लोग किसी राजनीतिक दल या फिर नेता के बहकावे में ना आए तो बेहतर होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं। देश और उत्तर प्रदेश में किसानों का पूरा सम्मान। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव मुकाबला करके दिखा दें। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं, लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और 2019 का लोकसभा चुनाव अभी हम उन सबको हरा चुके हैं और 2022 में भी हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और जो विरोधी इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उनको जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिली। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास सेलवाई, आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल से संतोष उनको करना पड़ा। उन्हें बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL4 फाइनल में फ्रांस के वर्ल्ड नंबर 1 लुकास मजूर से 63 मिनट में 15-21, 21-17, 21-15 से हराया है। 38 साल के सुहास सेलवाई पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में प्रमोद भगत के गोल्ड के बाद सिल्वर मेडल उन्होंने दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है। साथ ही पीएम ने उनसे फोन पर बातचीत भी करी। पीएम से बातचीत के दौरान सुहास के जो हाव भाव रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें पीएम मोदी से बात करके खुशी महसूस हो रही है, जितना उन्होंने मेडल जीतने की भी खुशी ना हो। उन्होंने कहा कि वो देश के पीएम से बात करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुहास को बधाई दी। अपने ट्विटर हैंडल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज टोक्यो पैरालंपिक में गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई ने बैडमिंटन स्पर्धा में रजत पदक जीतते हुए भारतवर्ष की खेल प्रतिभा को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित किया है। समूचे देश को हर्षाने वाली ये अविस्मरणीय उपलब्धि अनेकानेक खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।
एटा की मारहरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा यहां भी पहुंची, वहीं अस्थि कलश पर पुष्प वर्षा भी की गई है। नम आंखों से लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि बाबूजी की अस्थि कलश यात्रा पैतृक गांव अतरौली से शुरू होकर एटा के 5 विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई सोरो गंगा घाट के लिए रवाना हुई। तो वहीं राजवीर सिंह और उनके परिजनों की ओर से गंगा घाट पर अस्थि विसर्जन भी किया गया। इसके बाद 7 सितंबर को अस्थि कलश को लेकर सांसद राजवीर सिंह ट्रेन से लखनऊ पहुंचेंगे और बाद में अयोध्या जाएंगे। तो वहीं बाबूजी की अस्थियां विसर्जित भी की जाएंगी और 11 सितंबर को हरिद्वार गंगा घाट पर अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। 5 सितंबर को हर साल देश में टीचर्स डे के तौर पर इसको मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। शिक्षक हमेशा से ही हमें गाइड करते रहे हैं, प्रेरणा देते रहे हैं और समाज में हमें एक अच्छा नागरिक बनाते रहे। शिक्षक हमारे जीवन की नींव होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहला स्थान उसके माता पिता और फिर दूसरे स्थान पर शिक्षक होता है। 5 सितंबर 1888 को देश के पहले उप राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ और उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने की इच्छा भी जताई थी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद भावपूर्ण हैं, हरदोई, अमेठी और चित्रकूट की। लखनऊ में शिक्षक दिवस के खास मौके पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सभी को बधाई दी। माध्यमिक शिक्षा परिषद में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा करीबन 3 महीने तक चलती रही और अब 15 दिन में कराई जाती है। आजादी के बाद से नई शिक्षा नीति लागू नहीं की गई थी, जिसे अब लागू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ट्रांसफर और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने दूसरे दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची हैं, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सभागार में अधिकारियों के साथ कोरोना की तीसरी लहर और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करी, जिसमें कई नेता और अधिकारी शामिल हुए हैं। तो वहीं बैठक खत्म होने के बाद स्मृति ईरानी मनीषी महाविद्यालय पहुंची, जहां शिक्षक दिवस के मौके पर स्मृति ईरानी ने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी सपा सांसद आजम खान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा से मुलाकात करी है। आजम खान की पत्नी का दुख दर्द बांटा और साथ ही आजम खान की रिहाई पर भी बातचीत करी। तो वहीं पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को विधानसभा से पास करने के 10 साल के बाद इस बिल को मंजूरी नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर पार्टी के नेता अपनी जीत को पक्का करने के लिए जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने रामगढ़ क्षेत्र में एक मैरिज होम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से मर रहे बच्चों पर दुख व्यक्त किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाज पार्टी के आपसी गठजोड़ पर कहा कि हम गठजोड़ करने को तैयार हैं। देखिए, वहाँ अच्छा इलाज हो, फ्री इलाज हो, देखभाल अच्छी हो, ये और वहाँ देखिए बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था स्वस्थ थी। इसकी वजह से ये बीमारी यहाँ पर फैली है। और जो भी अधिकारी आते हैं अच्छी जगह दिखाने में, जहाँ गंदगी का ढेर है, पानी भरे है, तालाब है, वहाँ अधिकारियों को नहीं ले जाते। हमने तो शुरुआत से ही अलायंस की बात करी है, समान विचारधारा वाली और सभी सेकुलर पार्टियां एक हो। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस की बधाई दी और कहा कि एक आदर्श शिक्षक वो है जो अपने ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों की क्षमताएं विकसित करने में सहायक हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की महान भारतीय परंपरा और को अधिक मजबूत बनाना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे
शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड और देश के समस्त शिक्षक भाई बहनों को मैं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने हमारे देश के शिक्षक हैं वो इतने योग्य बने कि उनके माध्यम से किया हुआ काम उनके नाम भी कोई न कोई दिवस बने। मैं अपनी ऐसी शुभकामना देता हूँ। सभी शिक्षकों को जो हमारे देश के नौनिहालों का, हमारे देश के भविष्य का निर्माण करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, अति महत्वपूर्ण भूमिका है, उन सभी शिक्षकों का मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। केदारनाथ धाम की चोटियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। केदारनाथ धाम में धूप खिलने के बाद मंदिर और घाटी चांदी की तरह चमकने लगी। केदारनाथ घाटी के नजारे और धाम में चल रहे निर्माण कार्यों पर हमारी खास पेशकश। केदारनाथ धाम की चोटियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी धाम में अब ठंडक बढ़ाती है। बर्फबारी के बाद केदार धाम की चोटियां चांदी की तरह चमकने लगी है। मानसून सीजन समाप्त होने के बाद धाम में धूप भी खिलने लगी है। धूप खिलने और चोटियों पर बर्फबारी के बाद धाम की भव्यता में चार चांद लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम खराब रहने से पुनर्निर्माण कार्यों में काफी दिक्कतें हो रही थी। अब धाम में मौसम साफ हो गया तो मजदूरों ने भी राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी ने बताया कि केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत कार्य हो रहे हैं। इन कार्यों के पूरा होने के बाद यात्रा के समय देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मिलेगी। वर्तमान में जो भी कार्य हो रहे हैं, मैं समझता हूँ मास्टर प्लान के जो एक मास्टर प्लानिंग वहाँ पे हुई है उसके अनुसार ही किए जा रहे हैं और जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो इसी उद्देश्य से किए जा रहे हैं कि जो भी वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनको पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक एमिनिटीज मिले और जो यात्रा के समय पे भी लोग आते हैं, जितने भी हमारे तीर्थ यात्री आते हैं उनको भी पब्लिक फैसिलिटीज और एमिनिटीज का लाभ मिल सके। धाम में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान करने को लेकर आधुनिक भवन बनाया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी। घाटी में पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण में हो रहे भवन निर्माण, जिसमें कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, अस्पताल भवन, पुलिस थाना और मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर घाट बन रहे हैं। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण के कार्यों को तय समय से 1 या 2 वर्ष में पूरा किया जाएगा। आगामी यात्रा में ये धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम सरलता के साथ पहुंच सकेंगे। जनता टीवी के लिए केदारनाथ धाम से सुभाष बदोनी की रिपोर्ट। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है। बैडमिंटन में भारत के हाथ एक साथ 2 मेडल लगे। प्रमोद भगत ने सिंगल्स में SL3 क्लास के फाइनल मुकाबले को जीतकर देश को इस खेल में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। तो मनोज सरकार ने, आपको बता दें कि इसी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। प्रमोद फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को 21-14, 21-17 से मात देकर पैरालंपिक में भारत की तरफ से मेडल जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बने। आपको बता दें पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया है। इससे पहले मनीष नरवाल और सिंहराज ने शूटिंग के P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः गोल्ड और सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। पैरालंपिक 2020 में ये भारत की कुल मेडलों की संख्या अब तक 17 पहुंच गई है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।